बेटा, ये आज की टास्क में ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा काम करेंगे इसमें। ये मोस्ट रिसेंट पेपर जो इस वक्त अवेलेबल है, विंटर 22 पेपर 1-2 जो हमारा वेरिएंट है, इसको हम आज अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हुए, हम सिर्फ वही टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सही है? अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? आई होप मेरी आवाज भी आ रही है। माइक खुला हुआ है, मैं एक दफा चेक कर लूं फिर दोबारा से। जी, माइक ओपन है, सही है। तो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है। इसमें एग्जामिनर कह रहा है द डायग्राम शोज 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक। द रिजल्टेंट फोर्स इज 6 न्यूटन टू द राइट। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज 6 न्यूटन टू द राइट। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट फोर्स का अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करूं तो रिजल्टेंट फोर्स ये है, दैट इज 6 न्यूटन टू द राइट। तो examiner is saying what additional force produces a resultant force of 3 न्यूटन to the left। यानी कितनी एडिशनल फोर्स लगाई जाए इसके ऊपर, सिस्टम पे, इस ब्लॉक पे, के 3 न्यूटन टू द लेफ्ट जो है हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाए। ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। वो टू द लेफ्ट जो है वो 3 न्यूटन फोर्स चाहता है। अच्छा, अब हमें जो है इस जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर पहले तो इस 6 न्यूटन की जो फोर्स लग रही है टू द राइट, रिजल्टेंट फोर्स, इसको बैलेंस करने के लिए टू द लेफ्ट हमें 6 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी इस ब्लॉक पे, ठीक है ना? ताकि ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स इस पे 0 हो जाए। उसके बाद फिर हमें और क्या करना पड़ेगा? फिर हमें जो है इस पे 3 न्यूटन का फर्दर फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 3 न्यूटन टू द लेफ्ट बन जाए। आप हमारी बात समझ गए? तो जो एग्जामिनर कह रहा है वो ये कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स 3 न्यूटन टू द लेफ्ट रिक्वायर्ड है, और इनिशियली द रिजल्टेंट फोर्स इज 6 न्यूटन टू द राइट। ये एग्जामिनर ने हमें बताया है। तो इस 6 न्यूटन की फोर्स को, इस 6 न्यूटन की फोर्स को पहले तो हमें क्या करना है? इसको कैंसिल करना है या बैलेंस करना है। इसके लिए 6 न्यूटन की टू द लेफ्ट हमने फोर्स लगाई, एंड टू प्रोड्यूस अ 3 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स, तो फर्दर 3 न्यूटन की फोर्स लगा दी हमने। तो दैट मींस जो इस पे टोटल फोर्स लग रही है दैट इज 6 + 3, दैट इज 9 न्यूटन। और अगर आप इसको इनके वेक्टर को देखें तो ये दोनों वेक्टर टू द लेफ्ट पॉइंट कर रहे हैं, तो ये बन गया टू द लेफ्ट। तो दैट मींस इट्स बी ऑप्शन। ये हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है दैट इज बी। आई होप हमें ये बात समझ आ गई है। तो उसका कहना ये था कि 6 न्यूटन टू द राइट फोर्स है इस वक्त रिजल्टेंट फोर्स। अगर आप कैलकुलेट भी करें तो मैं इसको इरेज करके कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको, अगर किसी के जहन में कोई इससे रिलेटेड क्वेरी हो। तो ये टू द राइट है 11, और 11 में से 3 + 2 5, इसको माइनस करेंगे आप तो आपके पास 6 न्यूटन टू द राइट जो है ये फोर्स लग रही है, क्योंकि 11 न्यूटन ग्रेटर फोर्स है, इसे रिजल्टेंट फोर्स इसी की डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बताई है। फिर हमने क्या किया? हमने 6 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए इस पे 6 न्यूटन का फोर्स लगाया। देन हमने और क्या किया? हमने फिर फर्दर 3 न्यूटन का इस पे फोर्स लगाया ताकि 3 न्यूटन टू द लेफ्ट जो है हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस हो जाए। तो दैट मींस जो टोटल फोर्स इस पे लग रहा है, जो इसको 3 न्यूटन का टू द लेफ्ट रिजल्टेंट फोर्स कॉज कर सके, वो टोटल फोर्स 9 न्यूटन लग रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, आसान था। उसके बाद नेक्स्ट है अ टीचर मेजर्स द लेंथ ऑफ हर क्लासरूम। तो वो लेंथ मेजर कर रहे हैं और क्लासरूम की। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड? जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट है गिवन ऑप्शंस में से, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो 30 सेंटीमीटर रूल, अ कैलिपर,
a micrometer and a tape. अच्छा, जब भी ये ड्यूरिंग जब हमने कुछ स्टूडेंट्स ने क्लासेस में अटेंड की होंगी मेजरमेंट की क्लास में, मैंने यही कहा था जब भी 1 मीटर से ज्यादा लेंथ हो तो हम हमेशा मेजरिंग टेप को या टेप को, जो भी वर्ड वो यूज कर रहा है, उसको हम ऑप्ट करेंगे, क्योंकि जो रूम की लेंथ होगी दैट इज मोर देन 1 मीटर। तो अगर बेटा विद इन 1 मीटर होती तो मीटर रूल को हम यूज कर लेते, ठीक है, या और कोई और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर फर्ज करते हैं कि मैं आपको बोलता है कि अगर हमें एक पेपर की थिकनेस फाइंड करनी है तो हम माइक्रोमीटर को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि पेपर की लेंथ फाइंड करनी है तो प्रोबेबली हम सेंटीमीटर रूलर को या कैलिपर्स को यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे फर्ज करते हैं ये एक हमारे पास एक यूं कहने के एक ग्लास है और इस ग्लास का इंटरनल डायमीटर मुझे मेजर करना है, तो इसके लिए मैं ये कैलिपर को, ये कैलिपर कुछ इस तरह का शेप का होता है, इसको यूज करके इससे इसको मेजर कर सकता हूँ। बहरहाल राइट नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर हम इसको सोचें तो हमारा आंसर जो बनेगा वो ये टेप, डी ऑप्शन, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which value is 1/1000 of a meter? इनमें से कौन सी वैल्यू 1000 ऑफ अ मीटर बन रही है? तो 1000 ऑफ अ मीटर का मतलब ये है कि 1000 का मतलब है कि 1/1000, तो दैट इज 0.001 मीटर्स, ठीक है। तो आप लोगों को शायद ये याद हो कि क्लास में हमने आपको कहा था कि जब आप नॉन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स को का कन्वर्जन करेंगे, तो मैंने आपको एक इक्वेशन बना के दी थी, मैंने कहा कभी भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो नॉन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स बनाने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप क्या करेंगे बेटा, आपने सिंबल ऑफ प्रीफिक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स, ये इक्वेशन मैंने आपको उस वक्त भी प्रैक्टिस भी कराई थी कुछ क्वेश्चंस की। तो सिंबल ऑफ प्रीफिक्स एंड वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स, अब ऑल इन सडन मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके सोचा है तो दैट इज 0.001 मीटर्स, माय गिवन ऑप्शंस आर इन सेंटीमीटर्स, तो इसका मतलब मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर, अच्छा एक चीज और भी, एक चीज रिकॉल भी कर लेते हैं, चले फिर मैं अगर किसी को भूल गई है तो उसके लिए मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ। हमारे पास ये था 10 पावर 9 दैट वाज गीगा, 10 पावर 6 इट्स मेगा, 10 पावर 3 इट्स किलो, इट्स 10 पावर -1 तो ये होगा डेसी, -2 इज सेंटी, 10 पावर -3 is milli, 10 पावर -6 is micro and 10 पावर -9 is nano। बेटा ये प्रीफिक्स है, ये आपको याद भी होंगे, जिन लोगों को भूल गए एक दफा रिकॉल कर लें, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स हम यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए या डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जामिनर आपका जो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है वो यही है कि आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन आती है या नहीं आती। तो इसके लिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है हम उसी को यूज करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला जो हमने लिख के दिया था वो थी कि जो भी वैल्यू आपके पास है दैट इज इन दिस केस दैट इज 0.001 multiplied by symbol of prefix that is centi, value of prefix that is 10 पावर -2 into unit। तो ये मीटर आपका यहाँ पे आ गया, ये मीटर, और ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बना के दिया कि प्रीफिक्स डिवाइडेड बाय इट्स वैल्यू इनटू दैट नंबर, तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा नॉन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स में। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये बन जाएगा बेटा 1-2, तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी. आई होप मेरी कैलकुलेशन सही होगी, क्योंकि ये ज़बानी की है मैंने. देख लीजिएगा, अगर कोई हो तो फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा. तो आई होप ये आपको रिकॉल हो गया है. जिन लोगों को ये याद नहीं था या जिन्होंने ये पढ़ा नहीं था, तो ये प्रीफिक्स से नॉन प्रीफिक्स या नॉन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स जो है, इसको जो है आप जब कन्वर्जन करते हैं तो वो इस तरह से होता है, जो मैंने अभी फार्मूला आपको लिख के दिया. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car of mass 1000 kilogram is traveling down a steep hill. The brake fails and the driver uses a horizontal sand-filled safety road to stop the car. ठीक है जी. The car enters the sand at a speed of 10 meters per second and experiences a constant stopping force of 2500 Newton. How far, यानी distance हमें find करना है, does the car travel in sand before coming to rest? That means the final velocity is 0. तो हम इधर लिख लेते हैं, this is my u, this is my v, this is my mass m, this is the force f. ये इंफॉर्मेशन कुछ हमें नजर आ रही है. वी नीड डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस चाहिए. तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है वर्क एनर्जी पावर में, दैट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. ये मैंने आपको कहा है. वर्क की डेफिनेशन में हमेशा कहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा यही होगा. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होते हैं. वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. तो बेटा यहाँ पर जो एनर्जी का चेंज है, दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और यू नो वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के. अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. ठीक है, यही होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब बेटा हम यहाँ पर वैल्यूज को अगर पुट करें तो फोर्स हमें दिए -2500. ये माइनस साइन मैंने क्यों प्लेस किया है बेटा? ये फोर्स जो है स्टॉपिंग फोर्स है, ये डिसेलरेटिंग फोर्स है. ठीक है, इनटू एस. फाइनल वेलोसिटी बेटा यहाँ पे 0 है, इसलिए ये पूरा फैक्टर मैं 0 कर रहा हूँ. तो ये आ गया -1/2. इसका मास है 1000 और इनिशियल स्पीड है 10. तो ये अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो ये और ये कैंसल आउट हो गए. तो ये बन जाएगा 100 इंटू 1000/2 इज 500 इंटू 100. तो ये 25 डिस्टेंस आएगा. 1 मिनट कैलकुलेटर पे देख लेता हूँ मैं, या कोई कैलकुलेट करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो बेटा. किसी कोई भी आंसर को व्हाट्सएप कर दे मुझे. मेरे पास ये आंसर आ गया 20 मीटर. आई होप आपके पास भी यही आंसर होगा. यस, 20 मीटर. ठीक है बेटा, थैंक यू. ठीक है बेटा, ये समझ आइए क्वेश्चन को. एक दफा फिर देखते हैं. इट्स अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. इसको देखते हैं एक दफा. जी ठीक है बेटा, थैंक यू. अ कार ऑफ मास 1000 kilogram is traveling down a steep hill. The brakes fail and the driver uses a horizontal
sand-filled safety road to stop the car. The car enters the sand at a speed of 10 meters per second and experiences a constant stopping force of 2500 Newton. How far does the car travel in sand before coming to rest? So the final velocity was 0, initial was 10 meter per second, mass was 1000, stopping force is minus 2500, and we need distance. So work is equals to change in energy. That's the concept. Work is F into S. And in this case, as the car is in motion, so change in kinetic energy is considered. So change in kinetic energy for the car is equals to work done on the car. So work done beta F into S, और kinetic energy का change क्या होता है बेटा? Final kinetic energy minus initial kinetic energy. तो in this case final velocity is 0, so final kinetic energy is 0. तो ये बन जाएगा F आ गया 2500, distance आ गया S 1/2, mass 1000, speed 10. तो यहाँ से distance covered आ गया 20 meter. The answer is option C. तो I hope ये बात clear होगी है. Now the next question. A ball starts from rest and rolls down a steep slope. Starts from rest. Okay. Rest is important. Starts from rest. Steep slope से नीचे जा रहा है. The ball then rolls along a rough horizontal surface. अच्छा. Rough horizontal surface पे ये roll कर रहा है. Initially ये steep surface से नीचे जा रहा है. Then the ball is rolling on the rough horizontal ground. Which graph shows the speed of the ball at different times? So we need to work out the speed and time graph. So in this case सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जो रेस्ट से, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इट्स अ पॉसिबल आंसर. या इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो बी ऑप्शन को हमने क्रॉस कर दिया. या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है. दैट मींस ए, सी एंड डी में से कोई एक आंसर होगा. ठीक है. अगर मैं इसकी पिक्चर स्केच करूं तो ये यूं समझे कि एक बॉल है और ये एक स्टीप स्लोप है और इस स्टीप स्लोप से ये बॉल मूव कर रही है. ये बॉल यहाँ पे है, ये स्टीप स्लोप से यूं मूव कर रही है और बॉल जब यहाँ पे आएगी बेटा तो ये क्या होगी, इस पे ये ग्राउंड जो है दिस इज रफ. रफ ग्राउंड का मतलब इस पे फ्रिक्शन एक्ट करेगी. एंड इफ द वेलोसिटी इज इन दैट डायरेक्शन तो फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी से अपोजिट एक्ट करेगा. तो इसका मतलब ये बॉल इस पोर्शन में स्लो डाउन होगी, इसकी स्पीड कम होगी. इस पोर्शन में जब ये इस स्टीप साइड से नीचे आ रही है तो यहाँ पे ये स्पीड अप कर रही होगी. ठीक है. तो द पोर्शन इन विच इट्स रोलिंग ऑन दैट स्टीप स्लोप, the ball is speeding up. ये speed up कर रहा है. And when the ball enters into that rough surface, so friction acts against the speed, so the ball will decelerate. ये slow down होगा. तो इसका मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें initially ये speed up करे और बाद में slow down हो, that should be my correct option. तो अब मैं इधर options की तरफ वापस आता हूँ. तो in this case अगर हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, तो फर्स्ट ऑप्शन के केस में बेटा शुरू में तो ये स्पीड अप कर रहा है. देखिए एज द टाइम इज पासिंग, टाइम पास करता जा रहा है. देखिए ये टाइम पास कर रहा है और स्पीड बढ़ती जा रही है. ठीक है. तो ये टाइम पास किया, स्पीड बढ़ी, देन इट्स स्पीड इज कांस्टेंट. तो ए ऑप्शन के अंदर स्पीड कांस्टेंट है. लेटर ऑन इसकी स्पीड को तो कम होना चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है. अब सी पे आ जाते हैं. सी ऑप्शन में अगर मैं इसको जज करूं तो सी में ये इनिशियली इस फेज में टाइम के साथ स्पीड बढ़ रहा है एंड देन
सडनली इसका स्पीड एकदम 0 हो रहा है, यानी ये बहुत तेजी से डिसेलरेट कर रही है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कैसे करेक्ट है देखें, ये टाइम के साथ स्पीड बढ़ता जा रहा है एंड आफ्टरवर्ड क्या हो रहा है बेटा, ये ग्रेजुअली स्पीड कम हो रही है, ये स्लो डाउन हो रही है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ आ गई है। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले बॉल ने स्पीड अप किया है एंड देन वो ग्राउंड पे जब पहुंची तो इसमें जो है ये स्लो डाउन हो रहा है। तो इसलिए बेटा हमारे पास जो है डी ऑप्शन नहीं है। तो सी ऑप्शन को मैंने इसलिए डिस्कार्ड किया है कि एकदम बहुत ही तेजी से जो है ये डिसलरेट कर रही है, इतना ज्यादा इसके ऊपर जो है रेजिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डी ऑप्शन आ गया बेटा। हर वो फोर्स जो मोशन को अपोज करेगी, कैलकुलेशन में उसको नेगेटिव साइन से पुट करते हैं बेटा। जो डिसलरेशन कॉज करती है, जैसे डिसलरेशन को नेगेटिव साइन दिया जाता है, ऐसे ही डिसलरेटिंग फोर्सेस को भी नेगेटिव साइन दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, external forces act on the block but the block remains stationary, that means the block is stationary, तो वो equilibrium में है। A student suggests three conditions for the block to remain stationary, यानी तीन स्टेटमेंट्स स्टूडेंट दे रहा है। पढ़ते हैं पी में, कंडीशन पी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक मस्ट इक्वल टू 0, ये बात बिल्कुल सही है। दिस इज नोन एज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देन द सेकंड वन में वो कह रहा है कि द रिजल्टेंट मोमेंट ऑन द ब्लॉक मस्ट बी इक्वल टू 0, ये बात भी बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स बराबर होंगे तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। और थर्ड क्या है, कंडीशन आर द एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक, तो जब वो उसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा वो तो उसको एक्सेलरेट कराएगा, तो इक्विलिब्रियम में तो नहीं होगा। तो ये आर गलत है, इसका मतलब है दिस आर इज इनकरेक्ट। इसका मतलब दिस पी इज करेक्ट एंड क्यू इज करेक्ट। अगर किसी को ये भूल गई है तो मैं एक दफा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बेटा सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता था, अगर मैं आपको याद कराऊं, सम ऑफ राइटवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ leftward forces, sum of upward forces is equal to sum of downward forces। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ लिखी है इसको मैंने यहाँ एलोबरेट कर दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होती है? सेकंड स्टेटमेंट ये होती है कि सम ऑफ मोमेंट्स शुड बी 0। और ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपको पढ़ाया गया है, आपको याद होगा, जिसमें हम कहते हैं कि जी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। आई होप सबको रिकॉल हो गया होगा। तो वापस जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो पी और क्यू इसमें हमने आइडेंटिफाई किया था, रिजल्टेंट मोमेंट 0 है और रिजल्टेंट फोर्स 0 है। पी एंड क्यू ऑप्शन ए, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A car travels at 60 kilometers per hour. So the car is traveling with 60 kilometers per hour on a straight road. Road is dry. The driver applies the brakes suddenly. The table shows the thinking distance, braking distance and stopping distance. अच्छा जी 27, 22, 49. The same car is driven by the same driver with 60 kilometers per hour on a same road when it is wet. Now the conditions are different. Now the road is wet. The driver applies the brakes suddenly again. What is the effect of the wet road on thinking distance, braking distance and stopping distance? तो ये हमें ढूंढना है. अब 1 मिनट के लिए हम जरा सा चीजों को रिकॉल करते हैं. तो अगर ये हमारे पास एक पॉइंट है, से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो आपको मैं याद करा दूं थिंकिंग डिस्टेंस. The distance traveled by a vehicle during reaction time. Now reaction time क्या था? Reaction time was time taken by the driver to apply brakes after observing hazard. जैसे रोड क्रॉस कर रहा है कोई बंदा, एकदम गाड़ी के सामने आ गया तो कार का ड्राइवर उस जो पेडिस्टेरियन है उसको देखेगा और देख के डिसाइड करेगा कि मुझे ब्रेक लगानी चाहिए. अब वो ये जो टाइम कंज्यूम होगा ये सोचने में कि उसे ब्रेक लगानी है, तो वो जो डिस्टेंस कवर होगा उस टाइम में वो थिंकिंग डिस्टेंस है, और जो वो टाइम कंज्यूम करेगा दैट इज रिएक्शन टाइम. तो हमारे पास ए से बी के बीच में जो लेंथ कवर हो रही है दैट इज थिंकिंग डिस्टेंस. ए पे ड्राइवर ने ऑब्जर्व किया और बी पे उसने ब्रेक लगाया. थिंकिंग डिस्टेंस है ये. एंड रिमेंबर दैट थिंकिंग डिस्टेंस जो है दैट डिपेंड्स ऑन ड्राइवर. थिंकिंग डिस्टेंस बेटा ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. और जो हमारे पास दूसरा डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस. ब्रेकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जिसमें ब्रेक्स लगी और फाइनल स्पीड कार की 0 हो गई. तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस. ठीक है. ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा? वो डिस्टेंस जो ब्रेक्स लगाने के बाद कार ने ट्रेवल किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट. तो ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रोड कंडीशंस एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गई. रोड कंडीशंस, टायर का कंडीशन, टायर कंडीशन, उसके टायर की हालत कैसी है, और ब्रेक्स ऑफ द कार, मास ऑफ द व्हीकल एज वेल. अगर कोई बस है और उसमें अगर पैसेंजर्स बहुत ज्यादा बैठे हुए तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इनर्शिया बढ़ जाएगा. ठीक है. तो ये हमारे पास जो है ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात आ गई. तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस तो डिपेंड करेगा रोड कंडीशन के ऊपर, और ये ड्राइवर के ऊपर डिपेंड कर रहा है.
अब बेटा ये थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को अगर आप ऐड करें तो ये बन जाता है ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको रिकॉल हो गया। थिंकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता था जो ड्राइवर ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम कवर करता है, और रिएक्शन टाइम कौन सा टाइम होता है? वो टाइम जिसमें ड्राइवर किसी हैजर्ड को देखता है और देखकर ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए अप्लाई करता है ब्रेक्स को। तो वो जो टाइम कंज्यूम होगा वो कहलाएगा रिएक्शन टाइम। उस टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा वो थिंकिंग डिस्टेंस है। थिंकिंग डिस्टेंस ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आ जाती है बात ब्रेकिंग डिस्टेंस की। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है, जब ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाई वहां से लेकर जब गाड़ी रुकी वहां तक का जो डिस्टेंस कवर होगा वो ब्रेकिंग डिस्टेंस है। और ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि रोड की क्या कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है। आई मीन के रोड वेट है, कोई रोड के ऊपर कोई और इस तरह का कोई हैजर्ड ना हो, तो उसको देखने के लिए हमारे पास जो है ये मतलब रोड यानी व्हीकल के ऊपर डिपेंड करेगा। थिंकिंग डिस्टेंस ड्राइवर पे डिपेंड करे। दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बन जाएगा। अब कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो पहले अगर आप सोचे तो उसने कहा है कि रोड की कंडीशन उसने आप करा दी है वेट। अगर आप क्वेश्चन में वापस आए तो वो कह रहा है कि ये जो रोड है, the same car is driven by same driver at 60 kilometers per hour on the same road when it is wet. The driver applies the brake suddenly again. अच्छा, जब रोड वेट हो गया इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन कम हो गई। जब फ्रिक्शन कम होगी तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड करेगा ना, ये इफेक्ट होगा रोड की कंडीशन ब्रेकिंग डिस्टेंस पे इफेक्ट करेंगे। थिंकिंग डिस्टेंस तो ड्राइवर पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब थिंकिंग डिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो नो चेंज, थिंकिंग डिस्टेंस वुड रिमेन अनचेंज। तो ये हमारे पास ए और बी में से कोई ऑप्शन है, सी और डी को मैं क्रॉस कर दूं। उसके बाद बेटा ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गई ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, ये कह रहा है नो चेंज, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी है, याद आ गया सब लोगों को। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A car travels on a horizontal road around a bend at constant speed. What is the direction of resultant force on the car? तो रिजल्टेंट फोर्स आपको सोचनी है कार के ऊपर। ये वो बेंड है और इसमें ये आपके पास यूं समझे कि ये कार है, और ये कार जो है ये ट्रेवल करती हुई जा रही है। तो बेटा ये कार जब इस बेंड पे ट्रेवल कर रही है तो जो इस पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी, दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टू द सेंटर। सबको ये बात याद है? तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स टू द सेंटर एक्ट करती है। ये बात भी एक दफा मैं रिकॉल करा देता हूँ दोबारा से। देखिए, हमने ये कहा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी स्ट्रेट लाइन मोशन से परपेंडिकुलर अगर उस पर कोई फोर्स लगेगी तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी, कर्व्ड रोड के ऊपर जैसे व्हीकल मूव कर रही है, तो उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी दैट ऑलवेज एक्ट्स टू द सेंटर। तो रिमेंबर दैट, तो ये टू द सेंटर एक्ट करेगा। तो इसमें जो ऑप्शन है ये आसान क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन है बैकवर्ड हो नहीं सकती, फॉरवर्ड नहीं है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेंड, दैट्स आवर करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन द नेक्स्ट वन, a student writes two statement about mass and weight. Okay, so mass is the property of a body which resists the change in state of rest or motion. भी बिल्कुल सही बात है।
इनर्शिया डिपेंड ही मास के ऊपर करता है। तो जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी रेजिस्ट करेगी पहले अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। जैसे कार है, उसको अगर हम पुश कर रहे हैं तो वो कार जो है उसको वो पहले रेजिस्ट करेगी, वो आगे नहीं जाएगी, कोशिश करेगी मैं आगे ना जाऊं, इसके लिए वो रेजिस्ट कर रही होगी। इसको इनर्शिया का नाम देते हैं हम। ठीक है। वेट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी, नहीं ये बात गलत है। वेट इज नॉट अमाउंट, वेट इज द फोर्स। वेट तो फोर्स है, दैट इज इक्वल टू mg। वेट इज अ फोर्स with which earth attracts a body towards its center। तो इसका मतलब this statement is incorrect, this statement is correct। which statements are correct? statement 1 only, that A option। 2 और ये तो गलत है। ठीक है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन सॉल्व, बस ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर क्लास एंड करते हैं। The graph shows how the extension of a spring changes with masses suspended from it। When the spring is on planet X पे spring है, ठीक है, और when the spring is on planet Y, X और Y पे दो different planets है, इनके ऊपर ये springs है। ये extension का और mass का ग्राफ दिया उसने। Which conclusion can be drawn from these graphs? अच्छा, ये जो फोर्स और एक्सटेंशन के कॉन्सेप्ट्स को अगर हम रिकॉल करते हैं तो हम अगर किसी स्प्रिंग पे ये लोड अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो लोड है दैट इज mg, फोर्स जो इस पे लगेगी वो mg है। तो हमें पढ़ा है कि हुक्स ने ये कहा कि फोर्स और एक्सटेंशन दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब आप यहाँ पे मास अटैच कर रहे हैं तो फोर्स की जगह पे वेट आ जाएगा। तो mg इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद एक्सटेंशन। इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे मास के साथ ग्राफ होता है वहां पर आपने कुछ इस तरह के रिलेशन को सोचना है। mg इज प्रोपोर्शनल विद x। खैर, अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट्स को मैं पहले देख लूं। Which conclusion can be drawn from these graphs? It is not possible to compare gravitational field strength on planet X and Y। नहीं, ये तो कर सकते हैं हम, ये बहुत गलत है, ये किया जा सकता है। The gravitational field strength on planet X is equal to the gravitational field strength on planet Y। अगर gravitational field strength equal होती तो दोनों का एक्सटेंशन सेम होना चाहिए था। तो दोनों का एक्सटेंशन सेम नहीं है, डिफरेंट एक्सटेंशन है। तो ये हमारे पास, मैं एक मिनट इसका ग्राफ को कंप्लीट कर लूं। प्लैनेट एक्स जब लोड है, आपके पास मास है बेटा। अब मास आपके पास है ये अगर 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम पे जो एक्सटेंशन है ऑन प्लैनेट वाई दैट इज 10 सेंटीमीटर। और इसी सेम लोड पे सेम मास पे एक्स पे जो एक्सटेंशन है वो है 30 सेंटीमीटर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सेम कैसे हो सकती है? दोनों पे डिफरेंट एक्सटेंशन है। तो ये बात भी गलत है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट एक्स इज 1/3 ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, अब कंपैरिजन करने हैं। ठीक है भाई, तो हम वापस यहाँ आते हैं। हमने हुक्स लॉ में पढ़ा फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद एक्सटेंशन। तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा इसकी रेशियो बनाओ तो ये बनेगी F1/x1 इज इक्वल टू F2/x2। ठीक है। प्लैनेट एक्स पे जो फोर्स लग रही है वो बनी मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट एक्स अपॉन एक्सटेंशन ऑन प्लैनेट एक्स। प्लैनेट वाई के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज मास ऑन टू फील्ड स्ट्रेंथ ऑन वाई अपॉन एक्सटेंशन ऑफ वाई। अब बेटा मैं जरा ये वैल्यूज देख लूं।
x पे एक्सटेंशन 30 है, y पे 10 है, तो ये मैं जरा लिख लूं, x पे एक्सटेंशन 30 है और y पे 10 है, m और m कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया gx, यहाँ पे आ गया gy। तो अगर मैं gx को सब्जेक्ट बना लूं, gx का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट x, ये 30 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 30 इंटू gy अपॉन 10, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ y। ये मुझे यहाँ पे प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। एक दफा मैं स्टेटमेंट को पढ़ लूं, ऑप्शन ढूंढ लूं मैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट x इज 1/3, 1/3 तो नहीं है, 3 टाइम्स है, ये ऑप्शन गलत है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट x इज 3 टाइम्स द, ये डी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इज डी। कैसे सॉल्व किया मैं दोबारा देखते हैं। हमें हुक्स लॉ का पता है, हुक्स लॉ फोर्स और एक्सटेंशन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट करते हैं। तो अगर हम इसकी रेशो बनाए, जैसे मैथ में बेटा आप लोग रेशो बनाते हैं ना, जैसे मैं अगर मैं कहूँ y इज प्रोपोर्शनल विद x, तो y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू y2 अपॉन x2। बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही, इफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल विद x, तो f1 अपॉन x1 इज इक्वल टू f2 अपॉन x2। अब इस केस में क्योंकि लोड अप्लाई किए हुए, तो लोड फोर्स जो है F1, इसको मैंने कंसीडर करके कर लिया कि प्लैनेट X के ऊपर जो लोड लगाया गया, तो दोनों प्लैनेट पे मास तो मैंने 2 किलोग्राम ही रखा है, सेम रखा है, तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है, कैंसिल किया है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया बेटा m और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ x अपॉन एक्सटेंशन ऑन प्लैनेट x, दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय फील्ड स्ट्रेंथ ऑन y डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन ऑन y। The masses are same, that's why I've cancelled them, मैंने उनको कैंसिल कर दिया। अब बेटा gx अपॉन एक्सटेंशन ऑफ x 30 है, gy अपॉन एक्सटेंशन ऑन y इज 10। ये मैंने ग्राफ से रीड किया, जिनको भूल गया है मैं दोबारा से यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये 2 किलोग्राम के ऊपर यहाँ पर ये y की एक्सटेंशन है और ये x की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा फिर मैंने इसको पुट किया, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ y। मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ x को इसलिए सब्जेक्ट बनाया है कि इन ऑप्शंस के अंदर वो इसी को ही सब्जेक्ट बना रहा है। वो कह रहा है द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट x इज 1/3, यानी प्लैनेट x की टर्म में वो यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसको सब्जेक्ट बना लिया। तो प्लैनेट x की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज 3 times the field strength on y। The D is the correct option। D हमारे पास जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। तो अब इसको मैं यही एंड कर रहा हूँ, 10 सवाल हमने सॉल्व किए, बाकी क्वेश्चन फिर कल देखते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे जो है कल मुलाकात होगी, ठीक है बेटा। तो अब कल इंशाल्लाह क्वेश्चन 11 से ऑनवर्ड, क्वेश्चन 11 से 20 तक देखेंगे, जो भी होंगे वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज बेटा, टेक केयर।